नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हाईवा और बाइक में जबरदस्त टक्कर, घटना में बाइक सवार 2 रिश्तेदार की हुई दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। एसकेएमसीएच के आईसीयू में लगी आग, मची अफरा तफरी, 2 मरीज बेहोश। और नहीं थम रहा है साइबर अपराधियों का तांडव, क्राइम ब्रांच अधिकारी का धौंस दिखा साइबर फ्रॉडों ने बदला एटीएम कार्ड, 1,80,000 ठगे। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में हाईवा और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों युवक आपस में रिश्तेदार हैं। घटना सरैया थाना इलाके के मुंगौली NH 722 की है। दोनों मृतकों की पहचान मरवन प्रखंड के आरिजपुर गांव के निवासी 22 वर्षीय पंकज कुमार और 19 वर्षीय सरोज कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे के बाद हाईवा ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से भागने में सफल रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक अपने स्प्लेंडर बाइक से सरैया बाजार कुछ काम के सिलसिले में जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित हाईवा ने दोनों को रौंद दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। ये लोग जा रहे थे सरैया, किसी काम से जा रहे थे और अचानक हम लोग सूचना मिला कि बच्चा का एक्सीडेंट हो गया है मुंगौली के पास और दोनों का डेथ हो गया। यही तो सुनने को मिला है। गाड़ी उड़ी मारा पता चला? हाँ सुना है, हाईवा के नाम सुन रहा है, फिर कोई बोलोरो बता रहा है। कंफर्म तो हम लोग जाकर देखे नहीं है। अज्ञात गाड़ी मारा? हाँ ये लोग बाइक से थे। कौन बाइक से थे ये लोग थे स्प्लेंडर से थे जी। सरैया जा रहे थे कुछ काम से? हाँ किसी काम से जा रहे थे सरैया। इसी में घटना में ये दोनों का मृत्यु हो गया है। दोनों स्पॉट पर खत्म? हाँ दोनों स्पॉट खत्म हो गया है, वहीं मर गया है। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम पंकज है, एक का नाम सरोज है। क्या करते हैं दोनों? दोनों मजदूर क्लास के लोग थे। माझी जी दोनों हैं। सूचना दिया से हम लोग तक देखने गए, हमको अंजितला में पता लगा तभी हम लोग गए। पुलिस तक? हाँ एक्सीडेंट हो गया। हाँ गए तो वहाँ क्या देखे? बस करीब यही देखे हैं, बस लाश देखे हैं, वहाँ रखा था हॉस्पिटल में बस। कहाँ जा रहे थे कुछ बताया नहीं? ना कोई नहीं बताई थी। आपस में कौन है दोनों? ना दोनों कौन है आपस में? वो जो है दोनों तो भतीजे हैं, कोई नहीं बोला है हमको लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी नहीं बोला। अगल बगल में दोनों रहता है? नहीं जो बगले में है हम लोग के भतीजा है, दोनों तो भतीजे लग रहा है। दोनों क्या करते थे? वो मजदूरी करता है, ईंटा बनाता है और क्या करता है। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में रविवार की सुबह नवनिर्मित एक मार्केट में रंग पेंट करने के दौरान हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से पेंटर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान हरदी गांव निवासी राजेश राउत के 30 वर्षीय पुत्र प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। घटना की खबर सुनते ही मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद से भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया और मुआवजा देने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतक के भाई कृष्ण कुमार ने बताया कि हरपुर बाजार स्थित एक नवनिर्मित मार्केट का हम तीनों भाइयों ने पेंटिंग का ठेका ले रखा था। उसके भाई प्रदीप कुमार मजदूरों के साथ पेंट कर रहा था। सुबह 9 बजे मार्केट का पेंट करने के लिए उत्तर दिशा से सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ा था। इसी दौरान छत के ऊपर से मात्र 3 फीट के अंतराल से गुजराई गई हाई टेंशन बिजली का नंगा तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। क्या हुआ है घटना? हम नीचे थे, भैया सीढ़ी लगाए कर रहे थे, हम नीचे कर रहे थे, बिजली की तार गल के गिर गया है ऊपर से,
टूटकर भैया को लपेट लिया है और खींच लिया है ऊपर। तो फिर क्या हुआ है? फिर क्या हुआ, तार टूट के गल के गिर गया है, उनको लपेट लिया है उस पर। और आप वहाँ से भागे हैं? हाँ, हम वहाँ से ऊपर चढ़े हैं, बचाने की कोशिश किए, नहीं हुआ है। तार टूट के गिरा है, बस नाचने लगा है तार, तो हम भी नीचे कूद गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार। जो मर गया वो आपके कौन थे? भैया थे। सुबह 8:30 बजे की है। 8:30 बजे लोग पेंटिंग वेंटिंग करने गया था, सीढ़ी लगाए हुए थे। सीढ़ी लगा के पेंट ये शुरुआत कर रहा था कि बिजली के तार ऊपर से टूट के उसके शरीर पर गिरा के गिरने के कारण जो है कूद के वही झुलस के जड़ के वो लड़का मर गया। इसका क्लेम बिजली जो पहले से उस तार में चिंगारी फेंकता था, जमीन वाले जो है बार बार बिजली विभाग को उसके बारे में जानकारी दिया और लिखित भी जानकारी दिए हुए, फिर भी यहाँ का जो जेई जो है वो मनमानी, उसमें कहा गया कि आप उसको बनवा दीजिए, नहीं तो उसमें जो है पाइप लगवा दीजिए। तो कहा कि आप लोग पाइप चाहे कुछ लगाइएगा तो आप लोग पर FIR हो जाएगा। आज जो है इतना बड़ा हादसा उसके जेई के कारण हुआ है। सारा हादसा इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, एक दलित का लड़का जो है झुलस के मर गया है, जो 26 साल का है, उसका बीवी 20 साल का है, उसको 2 बच्चा है, 3 साल का 4 साल का। आज जो है विगत स्थिति उस परिवार में पड़ गया। और यहाँ का जो तार का जो जंजाल है, इस पर अगर ध्यान दिया गया होता, अगर बिजली विभाग ने इस पर ध्यान दिया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अभी भी बिजली विभाग को संभलने की ज़रूरत है। जहाँ भी जर्जर तार है उसको बदले। जनप्रतिनिधि मांग करते रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम मांग करते हैं बिजली विभाग से कि इस दलित युवक को, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर गया है, उसे जितना मुआवजा हो सके उतना मुआवजा। बिहार के बड़े अस्पतालों में शामिल मुजफ्फरपुर SKMCH के ICU में शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद तेज चिंगारी निकलने लगी, ICU में धुआं भरने लगा। इसके बाद वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन दहशत में आ गए। उनके बीच में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मरीजों को गोद में लेकर उनके परिजन इधर उधर भागने लगे। इसमें कोविड वार्ड में भर्ती 2 मरीज के परिजन बेहोश हो गए। जिस ICU में आग लगी उसी में किडनी कांड की पीड़िता सुनीता भी भर्ती थी। आग लगने के बाद सुनीता के पति अकलूराम ने उसे गोद में उठाकर डेंगू वार्ड में ले गए। इसके साथ साथ 9 और मरीजों को डेंगू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल के कर्मियों ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया है। करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति रही। अचानक लगी आग से ICU में देर रात तक अफरा तफरी मची रही। मरीजों के परिजन अस्पताल की व्यवस्था से काफ़ी नाराजगी जता रहे थे। वे अस्पताल प्रशासन से सवाल कर रहे थे कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। SKMCH की ICU में लगी आग ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 3 करोड़ की लागत से बने फायर ड्रेनेज सिस्टम ने आग लगने के समय काम नहीं किया। इस सिस्टम को अस्पताल में आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए लगाया गया था। आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। सभी मरीजों को डेंगू वार्ड के ICU में तत्काल शिफ्ट कर दिया गया है। किसी भी मरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर तो हम नहीं इस जगह थे ना, हमारे आदमी थे इस जगह पर। हाँ, हम लोग सोए हुए थे, जब हल्ला हुआ ना तब हम लोग आए। क्या हल्ला हुआ? ये आग लग गया तब। हाँ, तब हम लोग आए। तो हम लोग भागे हैं? हाँ, तो यहाँ पर से बच्चे को लेकर के सब हमारे आदमी वहाँ पर तब गए हुए थे लेकर के। इस पे आग लगा, उस पे भी मरीज? हाँ, सबके था। सब अपने लोग भागने लगे? हाँ 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 हाँ। आपका भी मरीज यहीं पे? हाँ, हमारा मरीज इसी पर थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सब लाइन काट कुट किए। लाइन काट? हाँ। आग लग गया था इसमें? हाँ। कौन चीज़ से आग लगा था पता चला? शॉर्ट सर्किट? अभी ये पता हमको नहीं चला, हम नहीं बता सकते। परेशानी हो रही थी इस समय? हाँ, पेशेंट सब भागना शुरू कर दिया? हाँ हाँ, सब पेशेंट सब अपना अपना पेशेंट लेकर के, कुछ टोली वाले, कुछ अपने आथी वाले डॉक्टर साहब सब लेकर के सब तक भाग। आग लगने के बाद बुखार जाके उठ गया तो हम लोग जाए घबरा गए। धुआं खूब उठने लगा? हाँ, मैंने ढिढोरा खूब उठने लगा। तो हम लोग अपना मरीज के लेके बाहर करने के चालू कर दिए।
सब भागे वहाँ से। हम भागे, हम लोग भागे। खुद आप अपने से भागे वहाँ? हाँ, अपने से, मैंने यही मरीज के लिए भागे। मरीज को लेकर के आप भागे? कैसे आग लगा, कुछ पता चला? ये पलक वलक लगा रहे थे लोग, जो है कि वही पलक जो है कि शॉर्ट कर गया। उसी समय आग लगा? उसी समय गिजरा उठ गया। पूरा उसमें मरीज भरे हुए थे उसमें? हाँ, मरीज था उसमें भरे हुए पूरा। फिर डॉक्टर वगैरह आए हैं उसके बाद? जी, डॉक्टर लोग आए बाद में? हाँ, डॉक्टर लोग आए थे बाद में। अच्छा, कोई पेशेंट नहीं मरा था वहाँ? पेशेंट हमारे सामने नहीं मरा था, मैं तो निकल गया पेशेंट अपना लेकर। आईसीयू में आग लगने की खबर मुझे भी मिली। मैं तुरंत पहुंच गई इंस्टीट्यूशन में, है ना, अस्पताल में, और आईसीयू में देखने गई तो आग पर तो इन्होंने बिजली मिस्त्री दिनेश बैठा और जो भी और मिस्त्री लोग सब मिल के कंट्रोल कर ली, काबू कर लिए थे आग पर एक मरीज जो पहले से सीरियस था उसकी वो कल ही बेड पर डाला गया था, काफी सीरियस था, उसकी डेथ हुई, है ना। वो कहाँ का मरीज था? कहाँ का मरीज था जी, बेड पर वाला जरा सा दिखाओ था। और सब मरीज आईसीयू से बाहर निकल गए थे, है ना, उनको फिर सबको बेड दे दिया गया, है ना, दूसरे जगह। अब मतलब उस टाइम क्या माहौल रहा होगा जिस समय आग लगा हुआ? अफरा तफरी तो मची गई थी। कितना देर और के लिए मैनेजर बचा? प्रेजेंट थे, एक और मैनेजर पहुंच गए थे, मैं भी घर से निकल चुकी थी। पर बिजली मिस्त्री ने, मेन जो मेरे मेडिकल वाले बैठा जी हैं और जनरेटर वाले का बिजली मिस्त्री, सब मिलके उन्होंने तुरंत आपको कंट्रोल में कर लिया था। इसमें सुनीता का भी स्थिति सुनीता का तो नाजुक मैंने चल ही रहा है 2-3 दिन से, थोड़ा सुनीता सीरियस है, इस घटना के चलते वो सीरियस नहीं हुई है, उसको थोड़ा नेबुलाइज किया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कल उसका खून में हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करवा देना, है ना, लगता है थोड़ा एनीमिक लग रही है। एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह के बदमाश ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धौंस दिखाते हुए मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड एजाजी मार्ग के रहने वाले मोहम्मद इफ्तिखार का एटीएम कार्ड बदल लिया। फिर इससे शातिर ने आभूषण मंडी में एक ज्वेलरी शॉप से सोने की चेन व अंगूठी की खरीदारी की, फिर बदले गए एटीएम कार्ड से 70,000 रुपये स्वैप करके 1,10,000 रुपये उधारी कर सोने की चेन व अंगूठी लेकर फरार हो गया। इस तरह बदमाश ने आभूषण कारोबारी व मोहम्मद इफ्तिखार को 1,80,000 रुपये का चूना लगा दिया। मोहम्मद इफ्तिखार ने फर्जी क्राइम ऑफिसर बनकर फ्रॉड करने वाले अज्ञात बदमाश के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश को चिन्हित करने में जुट गई है। मोहम्मद इफ्तिखार ने बताया कि वह शुक्रवार की दोपहर 2 बजे सिकंदरपुर चौक स्थित एसबीआई के एटीएम से अपना बैलेंस चेक करने गया था। जैसे ही एटीएम मशीन में पिन डाला था कि एक आदमी अंदर घुसा और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कहा कि तुम एटीएम फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, तुम फ्रॉड गिरोह के बदमाश हो। इतना कहते हुए उसने साथ से एटीएम कार्ड छीनकर बदल लिया। उसको झांसा देकर एक कार्ड एटीएम के केबिन के अंदर फेंक दिया। बोला कि गार्ड के आने के बाद एटीएम कार्ड की जांच की जाएगी, इसके बाद तुमको कार्ड दे दिया जाएगा। इसके बाद बदमाश अपनी बाइक स्टार्ट करके मौके से फरार हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब गार्ड नहीं आया तो उसने अपने भाई को फ़ोन किया। उसने बताया कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। बैंक जाकर स्टेटमेंट निकाला तो पता चला कि रूपा अलंकार ज्वेलर्स में 70,000 रुपये स्वैप करके खरीदारी की गई है। वह जब ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा तो वहां बताया गया कि एक व्यक्ति आया और उनके यहां से सोने की चेन व अंगूठी 1,80,000 रुपये की कीमत की खरीदी। एटीएम कार्ड से 70,000 रुपये स्वैप किया और बोला कि बाहर उसकी मां खड़ी है, उसको चेन व अंगूठी पसंद करवा कर आ रहा हूं, इसके बाद बाकी पैसे कार्ड से स्वैप करके देता हूं, तब तक कार्ड रखिए। इसके बाद बाइक स्टार्ट करके तेजी से मौके से फरार हो गया। थानेदार शरद कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। 27 तारीख के ठीक दोपहर 2 बजे हम अपना एटीएम में बैलेंस चेक करने आए, पहले से ही एक आदमी मौजूद था। वो आदमी मौजूद था, उसके बाद हमको उल्टा सीधा बोलने लगा कि दरवाज़ा कैसे खोल ले हो, क्या तरीका है, इधर दरवाज़ा टूट जाएगा। हम लेके कि वो तो और भी कस्टमर आता है तो अंदर बाहर खोलता है, तो वैसे हम खुद किसी को यहाँ पे दुकान है तो बताते रहते हैं। उसके बाद वो बोलने लगा कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, दिन रात क्राइम हो रहा है। और उसके बाद जैसे हम बैलेंस चेक किए ना तो वो उलझा दिया हमको, बातों डर गए हम। उसके बाद बोलने लगा कि तुम्हारा एटीएम है, हम बोले हाँ मेरा एटीएम है। उसके बाद मेरे हाथ से वो एटीएम ले लिया और उसके बाद बोलने लगा पेन कार्ड है, आधार कार्ड है। और उसके बाद उसी बीच वो पेन कार्ड मेरा एटीएम को बदल के इसी कैबिन में वो एटीएम को मेरा गिरा दिया। हमको लगा कि मेरा एटीएम गिरा है।
मगर वो बदल के दूसरा एटीएम, उसके बाद बोलने लगा कि गार्ड आएगा, उसके बाद उससे तुम एटीएम ले लेना साइन करके पेन कार्ड पे, फोटो स्टेट करवा लो, नहीं तो फिर फंस जाओगे, अभी ले जाएंगे थाना में तो फिर बेल नहीं होगा, ऐसे वैसे। अब भैया को आवाज दे के बुलाए तो सबको डरा धमका दिया, बोल रहा था कि क्राइम ब्रांच से इसको पूछने दीजिए ना, तो सब के सब फंस जाएगा। हाँ, वही बात में उलझा करके उसके बाद वो निकल गया। और निकलने के बाद रूप अलंकार जो है, रूपा अलंकार ज्वेलरी के दुकान से गया, मेरे एटीएम से 70,000 रुपया उसको स्वैप कराया जो रूपा अलंकार में, और उसके बाद वहाँ से 1.5 लाख या 1,80,000 का ज्वेलरी लेके निकल गया कि हम देखा क्या रहे, वहाँ भी निकल गया वो। मेरा जो पैसा है रूपा अलंकार में स्वैप किया हुआ है 70,000 रुपया। वहाँ से क्या लिया है? वहाँ से ज्वेलरी लिया है, वो सोना का चैन अंगूठी लिया है, और वहाँ भी उल्टा सीधा समझा के कि हम नीचे दिखा के आ रहे हैं, मेरा एटीएम रखिए, और उसके बाद वो निकल गया। मेरा एटीएम खरीदारी किया वहाँ 1,80,000 का शायद खरीदारी किया है, उसको भी चूना लगा के मेरा एटीएम वहाँ जमा करके 70,000 रुपया दे के निकल गया। देखने में कैसा लगता था? देखने में थोड़ा हेल्दी टाइप का है, एकदम उम्र वही 40-45 साल। आपको लगा कि पुलिस वाले हैं? हमको सबको लगा, यहाँ पे 2-4 आदमी थे मेरे भैया, तो सबको यही लगा कि पुलिस वाले। हाँ, डर गए हम लोग बेहिसाब। मतलब क्या बोला था, आजकल क्राइम बहुत हो रहा है? आजकल क्राइम हो रहा है, क्राइम ब्रांच से ही ये देखो पुलिस चोरी का गाड़ी पकड़ाया है, अभी लेके घूम रहे हैं, जिसको होगा उसको हम दे देंगे। हाँ, पैसा आपका 70,000 निकाले? 70,000 रुपया कार्ड से निकाल लिया है। मुजफ्फरपुर के राजेपुर ओपी पुलिस अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर अभी से ही कमर कस ली है। रविवार की शाम ओपी प्रभारी राधेश्याम ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर शांति समिति के सदस्यों की समस्याएं सुनी और उन्होंने कहा कि डीजे और अश्लील गाने बजाने पर प्रतिबंध है। माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों व मंचलों पर पुलिस की पैनी नज़र है। वहीं फुलवड़िया में बीते वर्ष हुई घटना के मद्देनजर पुलिस की विशेष व्यवस्था रहेगी। बैठक में मुखिया सरोज पासवान, टुन्ना यादव, राजेपुर मुखिया पति राम नरेश मालाकार, राजेश प्रसाद शाह सरपंच पति, नंदलाल भगत पूर्व सरपंच, सुबोध प्रसाद कुशवाहा सरपंच, हीरा खाड़िया मुखिया समेत अन्य मौजूद थे। आज राजेपुर ओपी परिसर में दुर्गा पूजा समिति एवं राजेपुर ओपी के सम्मानित शांति समिति सदस्य के बीच में शांति समिति की बैठक की गई। उसमें सरकार के जो गाइडलाइन है उसमें मुख्य रूप से जो डीजे पर जो पाबंदी है उसके बारे में सभी आयोजकों को एवं शांति समिति के सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। एवं जो हम सभी आयोजकों को बताए हैं कि जहाँ भी प्रतिमा है वहाँ पे किसी प्रकार का जो गाना जो है भोजपुरी में जो अश्लील गाना है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उसके बाद सभी पूजा समिति से 10 लोगों का वॉलंटियर के रूप में जो कि शांति व्यवस्था देखेंगे और जो कि विशेषकर मंचलों पर हम सबको निगरानी रहेगी तथा 10 जो लोग रहेंगे वो हमारे कनेक्ट में रहेंगे। किसी प्रकार का समस्या होने पर वो हम सबको अवगत कराएंगे, उस अनुसार से हम सब कार्रवाई करेंगे। फुलवड़िया में घटनाएं हुई थी, घटना हुई थी, इसको लेकर क्या पुलिस किस तरह से तैयार है? इस बार हम सब फुलवड़िया में विशेष रूप से दोनों पक्षों के बीच शांति समिति का बैठक किए हैं, जिसमें दोनों पक्ष के लोग इसमें शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से पूजा जो संपन्न कराने में अपना सहयोग देने का प्रतिबद्धता जाहिर किए हैं। उसके बाद भी हम सब विशेष रूप से जो चिन्हित लोग हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसके बाद हम सब उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो प्रतिमा स्थल है वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाएगा। अन्य भी जो भी सुरक्षा संबंधी निर्देश जो रहेगा उसका पालन किया जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं सामाजिक लोग जो माहौल बिगाड़ने का सोच रखते हैं, प्रयास करते हैं, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए? उनके ऊपर हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का अगर शांतिपूर्ण माहौल को अगर बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरीके से उनको बख्शा नहीं जाएगा। बाल समाज समिति महामाया स्थान मुजफ्फरपुर के महेश बाबू चौक जुड़न छपरा इस बार 67वां दुर्गा पूजा समारोह मनाने जा रहा है। इस बार यहाँ का पूजा पंडाल भोपाल के जैन मंदिर के रूप में दिखाई देगा। मंदिर का मुख्य द्वार 61 फीट ऊंचा होगा। कोलकाता से आए 40 कारीगर दिन रात पूजा पंडाल निर्माण में जुटे हुए हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष रंजन कुमार साहू ने बताया कि यहाँ वर्ष 1957 से ही माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा समारोह आयोजित की जा रही है। हरिसभा चौक के मूर्तिकार बबलू पंडित 11 फीट की मां वैष्णो देवी रूप में माता की प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही
महिषासुर पर आक्रमण करते हुए शेर की प्रतिमा का भी निर्माण हो रहा है। यह श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ की पूजा स्थानीय मोहल्ला एवं महेश बाबू चौक व छपरा के लोगों के सहयोग से होता है। महामाया स्थान महेश बाबू चौक मंदिर के योगाचार्य डॉक्टर आचार्य रंजीत नारायण तिवारी ने बताया कि यहाँ पूरे नवरात्र हर दिन माता को अलग अलग भोग लगाया जाता है। दोपहर 12:30 बजे और संध्या में यहाँ माता की आरती की जाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ 1934 से ही मंदिर स्थापित है। जो भक्त भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता जगदम्बा और शिव की असीम कृपा इस मंदिर पर है। जो भक्त यहाँ मुराद लेकर आते हैं, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। साथ ही बताया कि महेश बाबू चौक महामाया स्थान का पूजा समारोह बेल निमंत्रण से प्रसिद्ध है। यहाँ हर वर्ष माता का जिस सवारी से आगमन होता है, उसको साथ लेकर माता को बेल निमंत्रण दिया जाता है। इस बार माता पालकी से आ रही हैं, इसीलिए यहाँ से पालकी लेकर बेल निमंत्रण देने मोहल्ले के श्रद्धालु जुरन छपरा पहुंचेंगे। गाजे बाजे घोड़े के साथ भव्य शोभा यात्रा षष्ठी तिथि पर निकाली जाती है। मंदिर तो प्राचीन है। 1934 में ये मंदिर का स्थापना हुआ और उसके बाद 1957 से माँ दुर्गा की पूजा होना स्टार्ट हो गया। किस तरह का पंडाल बनाया? इस तरह ये भोपाल का जैन मंदिर का ये स्वरूप दिया जा रहा है, जो दर्शकों को बहुत लुभाएगा। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था रहता है? सुरक्षा के लिए व्यवस्था के लिए हम लोग ने सीसीटीवी की व्यवस्था की है, फायर की व्यवस्था की है। अपने हमारे नवयुवक वॉलंटियर लगे रहते हैं कि कोई तरह का प्रिय बात ना हो जाए, इस वजह से लगे रहते हैं सब। क्या नाम हो गया? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। अध्यक्ष जी। पूजा समिति का क्या नाम होगा पूरा? पूजा समिति का नाम है बाल समाज समिति महाकालेश्वर मंदिर, महामाया मंदिर, जुरन छपरा, महेश बाबू चौक। यहाँ जो है 1934 से मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जिस मनोकामना से आते हैं, उनका पूर्ण होता है। और यहाँ देखा जाता है निरंतर, ये तो डॉक्टरों का मोहल्ला भी है, यहाँ सभी डॉक्टर्स भी रहते हैं। तो यहाँ किसी न किसी का तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, और वो आते हैं और भगवती से प्रार्थना करते हैं और यहाँ से कुछ जो है पुष्प प्राप्त हो जाता है या भस्म भी मिल जाता है, तो वह स्वस्थ हो जाते हैं। और माता जगदम्बा और शिव की यहाँ असीम कृपा है कि निरंतर लोग आते रहते हैं और सभी स्वस्थ होकर के जाते रहते हैं। जो रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो यहाँ की बहुत महिमा है और यहाँ शिव और शक्ति दोनों हैं और 1934 से पूजन होती है, इसलिए भगवती का जो बड़ी विशेष कृपा है यहाँ। यहाँ पर बेल निमंत्रण भी किया जाता है, क्या कुछ कब होगा? यहाँ बेल निमंत्रण षष्ठी को किया जाता है और इस वर्ष भी षष्ठी तिथि को ही किया जाएगा। और संपूर्ण मोहल्ला वासी हमारे जुरन छपरा के महामाया स्थान के जितने सदस्यगण हैं और बाल समाज समिति के अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं और जितने सदस्यगण हैं, सभी लोगों की उपस्थिति रहती है और पूर्व पार्षद जी का भी उपस्थिति रहती है। और पूरे समाज और मोहल्ला मिलकर ये जो है पूजन में सम्मिलित होकर के, और बहुत विशेष यह देखने योग्य होता है। गाजा बाजा के साथ जो है यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसमें घोड़े भी रहते हैं, बाजा भी रहते हैं और महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, बहुत सारे समाज भजन करते हुए मंडली के साथ भी जाते हैं और इस तरह का यहाँ का अद्भुत दृश्य होता है। 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने रविवार को प्रभात जर्दा फैक्ट्री के समीप एक निजी भवन में स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। मौके पर आयोजक ने कहा कि चाय पर चर्चा के बहाने राजनीति में एक युवा हस्ताक्षर का प्रवेश है। राजनीति में जब तक युवाओं की दखलंदाजी नहीं होगी, इसकी परिभाषा बिल्कुल नहीं बदलेगी। मुजफ्फरपुर को सुंदर, स्वच्छ और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभारना है तो लोगों को डॉक्टर वर्मा को सपोर्ट करना होगा। वहीं डॉक्टर वर्मा ने कहा कि चाय पर चर्चा के तीसरे संस्करण में आज हम लोग सिकंदरपुर के प्रभात जर्दा फैक्ट्री मोहल्ले में पहुंचे हैं। लोगों का जबरदस्त प्यार व समर्थन भी मिल रहा है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि वह किसी पार्टी या बैनर से नहीं जुड़े हैं, वह मुजफ्फरपुर की जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं और आम आदमी के नाते ही इस चुनाव को लड़ना चाहता हूं।
जिसमें मुझे आम आदमी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता से जो भी वादा कर रहा हूं, अगर उस पर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, ऐसा है, चाय पे चर्चा का तीसरा संस्करण हम लोगों ने सिकंदरपुर में यहाँ पे आयोजन किया। यहाँ पे काफ़ी अपार जन समर्थन मिला और हम लोग इस जन समर्थन से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे हमने अपनी घोषणा भी की। मैंने इस चुनाव मंच से घोषणा की कि मैं इस मंच से मैंने घोषणा की मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हूँ। मैं हर पार्टी, हर नेताओं का सम्मान करता हूँ। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूँ। ये जो हमारी मुजफ्फरपुर की आम जनता की लड़ाई है। मैं एक आम आदमी हूँ और आम नागरिक की तरह इस चुनाव को लड़ना चाह रहा हूँ और आम नागरिक का ही सपोर्ट मुझे मिल रहा है और आम नागरिक का सपोर्ट देकर मैं काफ़ी उत्साहित भी हूँ। तीसरे चाय पे चर्चा के बाद क्या लग रहा है, शहर का लोग जो है मौजूदा शासन से व्यथित है क्या? जी एकदम, अभी बदलाव की ही एक लहर चल रही है और बदलाव सब लोग का ही इच्छा है कि बदलाव हुआ जाए। उसी बदलाव के क्रम में ही मुझे जनता की तरफ से ही मुझे भेजा जा रहा है। एसी से निकल के बाहर जनता के बीच गर्मी में कितना रवैया? देखिए, एसी और इसका तो खैर कोई बात नहीं। मैं एक आम आदमी हूँ। एसी तो मैं अभी डॉक्टर बना तो कुछ दिनों से एसी में वो यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं एक आम आदमी हूँ। एसी की मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं है। जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान, जनता का बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। किसी बड़े पार्टी नहीं ऐसा कुछ अभी ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी को लेकर के, स्मार्ट मीटर के बारे में आज हम चर्चा किए हैं। आप क्या लगता है स्मार्ट मीटर कितना सफल है? देखिए, एक आम आदमी जो एक बीपीएल कार्डधारी है, एक आम आदमी जिसकी आय इतनी कम है, वो बेचारा स्मार्ट सिटी उसके बिल से बहुत ज़्यादा परेशान है। डिफरमेंट चार्जेज ये सब, इस पर बड़े लेवल पे आंदोलन, इसकी आवाज़ उठनी चाहिए और ये आवाज़ उठनी चाहिए उन लोग को उठाना चाहिए जो जीते हुए हैं। जो लोग जीत के वहाँ पे बैठे, हम लोग क्यों इलेक्शन लड़ते हैं कि मैं जनता की आवाज़ उस आदमी के थ्रू हमारे सदन में पहुँचे। तो स्मार्ट सिटी पे एक बहुत बड़े आंदोलन, बहुत बड़े आवाज़ उठाने की ज़रूरत है क्योंकि उससे बहुत बड़ा एक तबका है जो उससे नाराज़ और नाखुश है। उसमें सुधार की जरूरत है। किस विजन को लेकर के चुनाव लड़िए? मेरा विजन सिंपल है। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे फोकस करना चाहता हूँ। जो मूलभूत समस्या है मुजफ्फरपुर शहर की, मैं उसी को फोकस करना चाहता हूँ। कितना खरा उतरिएगा? दावे तो सब करते हैं। मैं यही तो मैंने बोला कि मैं खरा अगर नहीं उतरूंगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। मेरा यही कहना है। और एक ट्रेंड सेट होना चाहिए मुजफ्फरपुर से। इस ट्रेंड की शुरुआत होनी चाहिए कि अगर आप जो बोल रहे हैं मन से उसको काम कीजिए, नहीं तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। चाय पे चर्चा के बहाने राजनीति में एक युवा हस्ताक्षर का प्रवेश है और मैं बड़े अदब के साथ लेकिन डंके की चोट पर यह कह सकता हूं क्योंकि यहाँ कोई पार्टी का बैनर नहीं है, एक विचार मंच है और विचार देने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। राजनीति में जब तक युवाओं की दखलंदाजी नहीं होगी, इसकी परिभाषा नहीं बनेगी। मुजफ्फरपुर को सुंदर, स्वस्थ और भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरना है तो डॉक्टर गौरव वर्मा को, मैं गौरव वर्मा की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं गौरव वर्मा के संदर्भ में केवल यह बतलाना चाहता हूं कि गौरव जैसे कितने लोग हैं जो सहज हैं, सरल है, सुलभ है। गौरव जैसे कितने लोग हैं जो खुले मन से कहते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इस्तीफा दूंगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, ये तीसरे चाय की चर्चा है, आप भीड़ देखिए, लोग को देखिए और निश्चित रूप से इनका विश्वास, इनके प्रति का विश्वास मुझे लगता है शहर का इतिहास रचेगा और गौरव से शहर की पहचान और शहर की पहचान के केंद्र में गौरव होंगे। लेकिन बिहार तो चुनाव आते जाति पाति धर्म से टिक जाएगा। बिल्कुल सही सवाल है आपका। फिर इसलिए मैं कहता हूं कि आज आदमी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आप यहां कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ये जहर है आदमी के अंदर, जात का जहर है, संप्रदाय का जहर है, मगर इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, हमको यह स्वीकार करना होगा, तब सुंदरता आएगी। नहीं तो अगर विकास नहीं होता है तो जिम्मेवार हम हैं, शहर है, शहर के लोग हैं। आइए गौरव को चुनते हैं। गौरव को इसलिए नहीं कि चिकित्सक हैं, गौरव को इसलिए नहीं कि लोग प्यार करते हैं, गौरव को इसलिए कि गौरव के अंदर का विश्वास और उत्साह इस शहर की परिभाषा बनाने। मुजफ्फरपुर के श्री नवयुवक समिति के सभागार में रविवार को नटवर साहित्य परिषद की ओर से मासिक कवि गोष्ठी सह मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कवियों ने कविता और गजल का पाठ किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कवियों की रचनाओं को काफ़ी सराहा। मौके पर सत्येंद्र कुमार सतेन, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, परिषद के संयोजक नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी, आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, सुमन कुमार मिश्र, डॉक्टर जगदीश वर्मा, अरुण कुमार तुलसी सहित दर्जनों कवि साहित्यकार मौजूद थे। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के गीतों से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और नटवर साहित्य परिषद की ओर से विगत 18 वर्षों से नियमित प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को काव्य गोष्ठी सह मुशायरा का आयोजन होता आता है। आज के काव्य गोष्ठी में वरिष्ठ कवि गीतकार डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, डॉक्टर लोकनाथ मिश्र जी, आचार्य चंद्रकिशोर पराशर जी, डॉक्टर नरेंद्र मिश्र जी, सत्येंद्र कुमार सतेन जी,
डॉक्टर नमदेश्वर प्रसाद चौधरी जी सहित मैंने करीब 2 दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ कवि और गीतकार इसमें शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम चल रही है और नियमित ये कार्यक्रम चल रही है। बाहर से भी कवि आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उनका सम्मान और साहित्यिक सम्मान किया जाता है उनको। बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन मुजफ्फरपुर जिला इकाई का सम्मेलन मारीपोर माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में आयोजित किया गया। सभा की शुरुआत निर्माण क्षेत्र में मृत मजदूरों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि से हुई। सम्मेलन में मूल प्रस्ताव राज्य उपाध्यक्ष नरेश राम के द्वारा रखा गया। इस चर्चा में उमेश राम, पोषण राम, उमाकांत कुमार, चंदेश्वर दास, रामचंद्र ठाकुर, राकेश मांझी, शिव बालक कुमार, चंदेश्वर दास, योगेंद्र ठाकुर सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की सरकार एक तरफ निजीकरण ठेका प्रथा के कारण मजदूरों का रोजी रोटी या काम तेजी से समाप्त कर रही है, तो दूसरी ओर केंद्र या राज्य की सरकार मजदूरों के लंबे संघर्ष से अर्जित अधिकारों को समाप्त कर रही है। मजदूरों को रखने एवं हटाने का एक तरफा अधिकार मालिक को दे रही है और इस काम को करने में मजदूर विरोधी दलाल संगठन सहयोग कर रही है। ऐसी स्थिति में AIUTUC एवं बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के कंधों पर मजदूरों को प्राप्त अधिकार की रक्षा करने एवं संगठित करने की जिम्मेदारी आ गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हक व अधिकार की रक्षा एवं नैतिक मूल्य बोध बढ़ाने में मुजफ्फरपुर का बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का जिला सम्मेलन कारगर साबित होगा। सम्मेलन में अंत में जिला कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष शत्रुघ्न महतो, उपाध्यक्ष रामसेवक पासवान, राकेश माझी, जिला सचिव शिवबाला कुमार, सह सचिव चंदेश्वर दास, गोविंद ठाकुर चुने गए। ये निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों का जिला सम्मेलन बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन बैनर यूनियन के तहत हो रहा है। उदारीकरण निजीकरण के दौर में मजदूरों का रोजी रोटी तेज़ी से समाप्त हुआ। एक तरफ हमारे देश में नौजवानों की संख्या, काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है, दूसरे तरफ सरकारी विभागों में वो भारत सरकार का क्षेत्र हो या राज्य सरकार का क्षेत्र हो, जो खाली पद पड़े हुए थे उनको समाप्त किया जा रहा है। जहां भर्ती करना चाहिए था आज वहां समाप्त किया जा रहा है। एक दूसरे तरफ मशीन का इस्तेमाल हो रहा है जिसके कारण रोजी रोटी तेज़ी समाप्त हो रहा है। निजीकरण उदारीकरण के कारण ये ठेका प्रथा हुआ है। ठेका प्रथा के कारण आज मजदूरों का जबरन शोषण हो रहा है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ मजदूरों ने जो अपना रोज़गार खोया है, रोज़गार प्राप्त करने के लिए ही भवन निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों का सम्मेलन हो रहा है। आज रोज़गार नहीं मिलने के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण मजदूरों का परिवार चलाना कठिन हो गया है। हम जानते हैं कि बिहार क्षेत्र में, बिहार राज्य में, मुजफ्फरपुर ज़िले में निर्माण क्षेत्र में महिलाएं काम नहीं करती थी। ये निजीकरण उदारीकरण के कारण लोगों का रोजी रोटी समाप्त हुआ है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़े हुए दौर में आज उनका परिवार चलाना, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इलाज कराना, वृद्ध माँ पिता का देखभाल करना असंभव हो गया है। ऐसे स्थिति में आज हमारे घर की महिलाएं भी निर्माण क्षेत्र में आ रही हैं, काम की तलाश में। एक जिला से दूसरे जिला, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं और वहाँ भी कहीं भाषाई, कहीं क्षेत्रीय, कभी धार्मिक उन्माद का वो शिकार होकर जान गंवा रहे हैं, रोजगार गंवाकर या बीमार पड़कर फिर अपने यहाँ आ रहे हैं। सभी सरकारें कह रही कि देश विकास कर रहा है, राज्य सरकार कह रही कि देश विकास कर रहा है, केंद्र सरकार कह रही कि देश विकास कर रहा है, लेकिन एक तरफ बेरोजगारों की यहाँ भरमार पड़ी है। जब बाजार कहा जा रहा है कि पूरा दुनिया बाजार है, बाजार में बेरोजगारों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे स्थिति में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हर मजदूरों को, निर्माण से क्षेत्र से जुड़े मजदूरों को काम दे। उनका प्रतिदिन का मजदूरी, जो कुशल मजदूर है उनके 1000 और अकुशल मजदूर है उनको 800 रुपया प्रतिदिन का मजदूरी दिया जाए और काम का गारंटी किया जाए और उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए पेंशन का इंतज़ाम किया जाए।
उनके जो बच्ची को शादी के उपरांत जो 50,000 रुपये दिया जाता है श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से, उसको 1 लाख किया जाए। मृत्यु उपरांत जो 4 लाख मृतक के परिजनों को रुपया दिया जाता है, उस राशि को बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। और 60 साल के बाद निबंधित मजदूरों को जो 1,000 पेंशन दिया जा रहा है, उसको बढ़ाकर 5,000 दिया जाए। इन्हीं सब सवालों को लेकर आज बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का जिला सम्मेलन हो रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन स्थित मनोकामना दुर्गा मंदिर के भक्तों की बैठक मंदिर के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रेलवे परिसर स्थित मंदिरों को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे और रेलवे प्रबंधक द्वारा न्यायोचित निर्णय लेने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे परिसर मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि नवगठित संगठन द्वारा आगामी 2 अक्टूबर बुधवार को 1 दिवसीय सत्याग्रह और उपवास का आयोजन मनोकामना दुर्गा मंदिर के साथ किया जाएगा। मौके पर नवगठित संगठन के संरक्षक आचार्य चंद्र किशोर पराशर, संयोजक पंकज कुमार सिंह, सह संयोजक तेजकांत सिंह, महेश झा सहित दर्जनों मनोकामना दुर्गा मंदिर के भक्त मौजूद रहे। आज श्री मनोकामना माँ दुर्गा मंदिर में यहाँ के भक्तों की बैठक हुई है। पिछले 1 वर्ष से जो रेलवे स्टेशन परिसर है उसमें उसके बाहरी भाग में जो 2 मंदिर है, जो बिल्कुल किनारे है, माँ दुर्गा मंदिर और कुली मंदिर जिसे कहते हैं शिव मंदिर, इन दोनों को बार बार रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस भेजी जा रही है। कई राउंड की बैठक यहाँ के मंदिर के प्रबंधन और रेलवे के प्रबंधन के बीच में हुआ है और अंततः मुजफ्फरपुर के अनुमंडलाधिकारी के यहाँ इसकी निगोशिएशन बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया था कि रेलवे प्रबंधन और मंदिर के प्रबंधन के सहमति से, दोनों की सहमति से मंदिर को स्थानांतरण किया जाएगा। इस पर मंदिर प्रबंधन के लोग सहमत हो गए थे, परंतु रेलवे ने इस दिशा में कोई पहल नहीं किया है और मनमाने ढंग से यहाँ से काफ़ी दूर वो जो ये कठी पुल वाला लेन है, वहाँ पर 10 बाई 10 का एक मंदिर बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुर्गा मंदिर और शिव मंदिर को वहीं शिफ्ट किया जाएगा। हम लोग आज इस विषय पर यहाँ पर भक्तों की बैठक हुई है, जिसमें मंदिर के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और अन्य भक्त भी यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि रेलवे के सामने अब हम लोगों को हाथ नहीं पसारना है, बल्कि आंदोलन का रुख अपनाना है। बैठक में सर्वसम्मति से ये तय हुआ है श्री पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में कि हम लोग 3 मोर्चे पे लड़ाई करेंगे। पहली लड़ाई हमारी होगी कि विभागीय स्तर पर यहाँ से दिल्ली तक हम पत्राचार करेंगे, प्रतिनिधिमंडल रेलवे के बड़े अधिकारियों से और रेल मंत्री से मिलेगा। दूसरा, हम न्यायालय में हाईकोर्ट पटना में रीट करेंगे और तीसरा यह कि हम यहाँ मंदिर परिसर और रेलवे के परिसर में घनघोर संघर्ष करेंगे। और इसके लिए तय हुआ है कि आगामी 2 अक्टूबर को माँ मनोकामना दुर्गा मंदिर के परिसर में 1 दिवसीय सत्याग्रह और उपवास रखा जाएगा और इसके लिए मंदिर की रक्षा के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसका संयोजक श्री पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है और उन्हीं के नेतृत्व में, पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 तारीख को ये उपवास होगा। और उस दिन हम लोग शंखनाद करेंगे कि रेलवे अगर हमारे विचारों की, हमारी भावना की और सनातनियों के मंदिर की रक्षा के लिए अगर वो हम लोगों की तरफ हाथ बढ़ाएगी तो ठीक है, अगर हाथ नहीं बढ़ाएगी तो 2-2 टूक करने के लिए, ईंट से ईंट बजाने के लिए भी हम तैयार होंगे। रविवार को मुजफ्फरपुर के जुलन छपरा स्थित आसफ हॉस्पिटल में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम कॉफी विद नीरव में IGIMS के वरीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरव कुमार ने कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट हेल्थ फर्स्ट एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज केयर में तकनीकी क्रांति के बारे में लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया। देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरव कुमार ने बताया कि दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण सालाना दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2023 में कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज के कारण 17.9 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो वैश्विक मौतों का 31% था। इनमें से 85% मौतें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण हुई। अब जब हम 2024 में हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हार्ट डिजीज दुनिया के लिए कितनी गंभीर और बड़ी समस्या है।
हार्ट हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नीरव कुमार के मुताबिक रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। मौके पर डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर श्रुति बंका, समाजसेवी अरविंद कुमार मुकुल, समाजसेवी राजेश वर्मा, रमेश केजरीवाल, श्याम भरतिया, सीनियर सिटीजन काउंसिल के त्रिलोकी प्रसाद वर्मा एवं शहर के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मोबाइल आज मुजफ्फरपुर आना हुआ, शामिल हुए हैं, क्या कुछ? ये आज वर्ल्ड हार्ट डे था, तो इसमें लोगों की जागरूकता के लिए कि हार्ट डिजीज़ कैसे हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम आशा हॉस्पिटल में था, जिसमें हम लोग हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किए और क्वेश्चन आंसर सेशन भी किए कि लोगों में जागरूकता फैले और कैसे हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करें, इसके बारे में बातें हुई। मुख्य रूप से किस तरह बचा जा सकता है? ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हार्ट डिजीज है उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके हम लोग बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को कंट्रोल करना है, अगर डायबिटीज़ है तो उसको बेहतर कंट्रोल करना है, वज़न को कम करना है और ब्लड प्रेशर की दवा भी रेगुलर लेनी है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है। ये ज़रूरी है हार्ट अटैक से बचने के लिए। क्वेश्चन सेशन में मुख्य रूप से क्या कुछ निकल के आया कि ज़्यादा क्या चीज़? ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेटेड था खाने के संबंध में, क्या खाना चाहिए, क्या ना खाना चाहिए और क्या सही है खाने में। तो खाना पे ध्यान देना ज़रूरी है और प्रॉपर खाना ही हम लोग को अच्छा हेल्थ दे सकता है। वर्ल्ड हार्ट डे पे हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं मीडिया पर्सनल, लेकिन समाज के लिए भी ये संदेश है डॉक्टर नीरव का कि हम लोग एक्टिव रहें, दुर्व्यसन से बचें, धूम्रपान से बचें, जंक फूड से बचें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के जो भी तरीके हैं उसके बारे में एक बड़ी लंबी परिचर्चा हुई है। और जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं और मीडिया पर्सनल्स जो भी हैं यहाँ पे, उनसे आग्रह है कि इन बातों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ 100-200 लोगों के बीच में ये बात रख पाते हैं, लेकिन आपके द्वारा ये बातें लाखों लोगों तक पहुँचे और सारे के सारे लोग इसमें इस सलाह से लाभान्वित हों। लोगों को बचने के लिए क्या कुछ सुझाव दिए गए हैं? मुख्य रूप से जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो कुछ भी आपका जो भी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, जैसे कि हम लोगों ने चलना छोड़ दिया है, हम लोग नशे के आदी हो रहे हैं, शराब का सेवन, धूम्रपान का सेवन, सही समय से खाने पीने का नहीं, खाने पीने बाहर की चीज़ें खाने का, जंक फूड खाने का, और एक्सरसाइजेज जो है हमारी लाइफ से लगभग जो है वो बाहर हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को फिर से अपनाना है। योगा को हम अपनाएंगे, मेडिटेशन को अपनाएंगे, स्ट्रेस को कम करने के जो भी तरीके हैं उसे अपनाएंगे और जो भी मेजर्स हैं इस तरीके से खान पान में हम लोग सुधार करेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो स्ट्रेस घटेगा, तो ये सब हमारे हार्ट डिजीज़ की भी संख्या घटेगी। यहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग मौजूद थे। बेंगे डॉक्टर नीरव यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे IMS के सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित थे। कुछ और भी डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया था और इस परिचर्चा में मेनली डॉक्टर्स की बात नहीं थी, ये डॉक्टर्स का दोहरा संवाद था। हम लोगों ने समाज की तरफ से सवालों को आकर्षित किया, उन्हें सवाल पूछने के लिए उत्साहित किया, उनके जो भी सवाल आए तो उन्हें बेइंग एक्सपर्ट जो भी ओपिनियन था वो हम लोगों ने दिया और अच्छे तरीके से हार्ट डिजीज़ से बचने के प्रिवेंशन के तरीक़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। कैसे हम लोग इसे रोक सकते हैं, कैसे इसकी संख्या कम कर सकते हैं, कैसे इसके जो भी प्रारंभिक लक्षण है उसे पहचान करके ससमय हम लोग सही व्यक्ति और सही जगह पे पहुंच पाए। और साथ में क्वेश्चन आंसर का सेशन था जिसमें कि हम लोगों ने बात की, जो भी हमारे पास सवाल आए उसका हम लोगों ने समुचित रूप से उत्तर दिया। और आज वर्ल्ड हार्ट डे है। हमारा उद्देश्य है कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए हार्ट डिजीज़ के प्रति। हार्ट डिजीज़ न हो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए और बहुत सारे एक्स्ट्रा दवाएं होती हैं जो हम बहुत बार नहीं समझते हैं और यूज़ कर लेते हैं बिना जाने पहचाने कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अगर अपने हार्ट का ख्याल रखेंगे
तो किसी को भयंकर कार्डियक डिजीज़ नहीं होगा। कार्डियक डिजीज़ का मतलब एक डर भी है मन में। जब आपको डायग्नोज हो जाता है तो डरे नहीं, इसका सबका ट्रीटमेंट संभव है। थोड़ा सा आपको अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना होगा और कुछ दवाएं होंगी जो आपको रेगुलर यूज़ करनी है। फिर आप इस हार्ट डिजीज़ के साथ भी लंबे समय तक जी सकते हैं और स्वस्थ जैसा ही जी सकते हैं। आप खुद को स्वस्थ फील करें, हार्ट डिजीज़ के साथ साथ आप आराम से रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मुजफ्फरपुर पुलिस को गुमशुदा युवक की तलाश है। इसके बारे में कोई भी जानकारी देने या खोजने में मदद करने वाले को मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नाम पता गौर से सुनिए। गुमशुदा युवक का नाम सुजीत दास है। पिता झंडू दास, उम्र 27 साल, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, भाषा बंगला बंगाली, पता हिल्ली बैकुंठपुर, हिल्ली, जिला दक्षिण दिनाजपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। सुजीत दास दिनांक 15/11/2020 को ब्रह्मपुरा MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर के पास से बीबीगंज स्थित किसी मोहल्ले में मजदूरी कार्य हेतु गए थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए। इस संबंध में उनके परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुमशुदा सुजीत दास मानसिक रूप से कमजोर भी है। गुमशुदा सुजीत दास के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना देने वाले, बरामदगी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।